हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आप लोगों को जो सीडीपी है, सीटेट जुलाई 2023 जो है आपका होने वाला है। जुलाई में 2023 का सीटेट आज का जो सीरीज़ है सेकंड नंबर का सीरीज़ है और आज मैं आप लोगों को सीडीपी पढ़ाऊँगी। और आपका सीडीपी में जो है आपका पेडागॉजी और आपका उसके बाद कंटेंट 30 नंबर का सीडीपी होता है। और आपको इसमें मैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी दोनों है आपका। और हर जो है आपका पार्ट में, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सब में आपका 15 नंबर का पेडागॉजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। आज का जो सीरीज़ है सेकंड सीरीज़ है। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके आप लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आप लोग को कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी इंक्वायरी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग जो भी सीटेट की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको आप लोग शेयर ज़रूर करें। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनको एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी मध्य बचपन, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। आपको बताना है कि एक जो बच्चा है किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम हो जाते हैं। और आपका यहाँ पे उनको एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित रहता है। वह आपको बताना है कौन सी अवस्था है। आपका यहाँ आपका दिया है 4 ऑप्शन है। बचपना चाइल्डहुड, मध्य बचपन, मिडल चाइल्डहुड और आपका यहाँ किशोरावस्था। और आपका लास्ट ऑप्शन जो है शैशवावस्था। आपका जो यहाँ पे है पूछा है क्वेश्चन कि बच्चों नियमों के साथ खेल में भाग लेने में सक्षम हो जाते हैं और एथलेटिक क्षमताओं का उनके में विकास हो जाता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी उनको में बढ़ जाती है। यह अनुभव जो है, हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी मिडिल चाइल्डहुड। आपका जो मध्य बचपन है, आपका मध्य बचपन जो है आपका 6 से लेके 11 साल तक का बच्चा होता है। और जो 6 से 11 साल का बच्चा होता है वो जो है गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और इस जो है इस अवस्था को हम खेल की अवस्था भी कहते हैं। और जो इसमें जो है जो बच्चा होता है ये सेम जेंडर के साथ गेम खेलता है। लड़का जो होता है लड़के के साथ गेम खेलेगा, लड़की जो होगी और लड़की के साथ गेम खेलेगी। और दोनों अपना अपना अलग अलग ग्रुप भी बनाते हैं। और ग्रुप बनाते हैं, इसे गैंग एज भी कहते हैं। और आपका जो ग्रुप बनाते हैं उसमें भी आपका जो होता है कि जेंडर सेम जेंडर में बनाते हैं। लड़की है तो लड़की ग्रुप बनाएगी, लड़का है तो लड़का का ग्रुप बनाएगा। और इसी अवस्था को जो है डर्टी एज भी कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं। और जो संचय करने की प्रवृत्ति होती है वो भी आपका इसी मध्य बचपना में ही होता है। इसी स्टेज में आपका संचय बच्चा करता है। जैसे जो गांव के बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो कंचे करते हैं या फिर कार्ड इकट्ठा करना, ये सारे चीज़ जो हैं बच्चे करते हैं, उनमें संचय की प्रवृत्ति आ जाती है। और जो बच्चा होता है वातावरण से तालमेल बैठाना शुरू कर देता है। और शुरुआत का जो डर होता है, आप उस मतलब आपका शुरुआत की डर नहीं हम मानेंगे, उसे कल्पनात्मक डर जिसे कहेंगे आप लोग,
वो भी रहता है। तर्क चिंतन जो होता है उसका मूर्त होता है, और इसी अवस्था में बच्चों का जो है अस्थाई जो दांत होता है आपका जो रहता है वो टूट के, जो दूध के दांत जिसको बोलते हैं, वो जो है दांत टूट जाते हैं और आपका जो स्थायी दांत होता है वो आने लगता है। चलिए, आप लोगों का जो ये मध्य बचपना का था ये सारी उसकी विशेषताएं हैं, और आप लोग जितनी विशेषताएं बताए हैं इससे आप लोग का क्वेश्चन बनता है। सीटेट में हर साल जो है आपका मिडिल चाइल्डहुड के बारे में पूछता है, कभी उसकी विशेषताएं पूछ देगा, कभी आपका पूछ देगा कि डर्टी एज किसे कहते हैं, या फिर गैंग एज किस अवस्था में होता है, आपको पूछ देगा खेलों की अवस्था किसे कहते हैं, और तालमेल बच्चा किस वातावरण में बैठाता है, या फिर कल्पनात्मक जो डर रहता है किस में शुरू होता है, उसका चिंतन जो है तर्क चिंतन जो मूर्त होता है, बच्चे का स्थायी दांत जो है किस अवस्था में आता है। आपका जो अनेक प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए आप लोग जो है जितने भी मैं आपको मध्य बचपन काल का जो भी मैं आपको बताई हूँ यहाँ पे विशेषताएं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जिसे नहीं समझ में आया वो दोबारा वीडियो को देख लें। एक बार दोबारा वीडियो को देखने से आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप लोग अपना अच्छे से नोट भी तैयार कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका जीन पियाजे के है। यहाँ पे जीन पियाजे का जो है क्वेश्चन नंबर है, जो जीन पियाजे हैं पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता पाई जाती है, इस विशेषता को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार, यहाँ पे नाम दिया है जो है आपका मनोवैज्ञानिक हैं जो जीन पियाजे, उनके अनुसार पूछा है कि बच्चा को खिलौना दिखाया जाता है, फिर बच्चा जो है खिलौना छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता पाई जाती है, इस विशेषता को कहते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रितता, या फिर पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, या फिर आपका ऑप्शन सी संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, या आपका ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व। आपका जो आंसर है वो है राइट है। इस अवस्था में जो है बच्चा को जब भी आप कोई भी वस्तु दिखाएंगे, चाहे खिलौना हुआ या फिर आप उसे मोबाइल दिखा देंगे, मोबाइल दिखाने के बाद आप उसे तुरंत हटा लेंगे तो वो बच्चा मोबाइल ढूंढने लगता है और वो खोज के निकाल लेता है कि नहीं हाँ है मोबाइल, झूठ बोला जा रहा है कि नहीं मोबाइल नहीं है, या फेंक दिया या फिर कहीं रख दिए हैं, तो वो जो बच्चा है खोज लेता है और वो उसको भूल नहीं पाता है। या फिर गाड़ी की चाबी हो गई, आप बच्चे को दिखाइए जैसे खेल रहा है, या फिर आप उसे लेके छिपा देंगे कहीं, तो बच्चा उसे मानता नहीं कि नहीं हाँ ये छिपा दिया गया है, नहीं मिलेगा। बच्चा जो है उसे भूलने की बजाय जो है खोजने की कोशिश करने लगता है। तो इस अवस्था को जो है आप संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, क्योंकि वस्तु का जो है स्थायित्व वहाँ पे होने लगता है बच्चे के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशल पूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विभूतियाँ हैं? आपको बताना है कि कौन सी जो है बुद्धि में शामिल है कि बिंबों का कुशलता पूर्वक संचलन करने की क्षमता, आरेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विभूतियाँ हैं। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी शारीरिक गति संवेदनात्मक, ऑप्शन सी अंतर व्यक्ति
बुद्धि ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। आपका 4 ऑप्शन है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक, ऑप्शन सी अंतर्व्यक्ति बुद्धि, ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। आपका यहाँ जो स्थानिक बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आरेख के कौशल और उनका जो है और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाएं हैं जैसे जो है आपका यहाँ पे हावर्ड गार्डनर जो है वो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, और ये जो हावर्ड गार्डनर के ही बुद्धि के सिद्धांत पे ये क्वेश्चन आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत पे ही दिया गया है, बस उनका यहाँ पे नाम नहीं है। आपको बताना था कि कौन सी बुद्धि जो है, यहाँ पे उनकी 4 बुद्धि के बारे में बताया गया है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदनात्मक और अंतर्व्यक्ति बुद्धि, और आपका जो चौथा है स्थानिक बुद्धि। और जो हावर्ड गार्डनर थे वो बुद्धि का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, और एनसीईआरटी जो है आपका 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें से आपका यहाँ पे 4 प्रकार की बुद्धि, चारों ऑप्शन है, और 4 प्रकार की जो बुद्धि है आपका जो 3rd नंबर का सीरीज लाऊंगी सीडीपी का, मैं उसमें आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। और यहाँ पे जो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता है, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता में जो है बच्चा जो होता है लोग होते हैं वो तर्क करने की क्षमता पाई जाती है उनमें, जैसे जो वैज्ञानिक होता है, सीए होता है, इनमें जो है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता पाई जाती है। और आपका जो शारीरिक गति संवेदनात्मक जो है बुद्धि, वो आपका ये बुद्धि जो है आपका एथलेटिक में पाई जाती है, जैसे और एथलेटिक के अंदर होता है, जैसे आपका नीरज चोपड़ा है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वो शारीरिक रूप से संवेदनात्मक होते हैं। और आपका जैसे एक्टर लोग होते हैं, जिसे आप लोग हीरो हीरोइन कहते हैं, वो लोग के अंदर भी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि आता है। और आपका जो अंतर्व्यक्ति बुद्धि है, ये बुद्धि जो है आपका यहाँ पे जो व्यक्ति दूसरे के मनोभाव से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, मतलब कोई भी जो दूसरे व्यक्ति के जो है मनोभावों को या फिर उनको देख के उनके मन का पता लगा लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके मनोभावों को देख के आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरों के जो मनोभावों का जान लेता है उसे अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि जो है आप लोग का नेता लोग में होता है, दुकानदार में होता है, मनोचिकित्सक में होता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं नेता लोग होते हैं, दूसरों को जैसे बुद्धि आपका है देख के पहचान लेते हैं, उसी तरह आपका यहाँ पे जो चौथा है स्थानिक बुद्धि जो होता है अमूर्त तथ्यों के आधार पे कल्पना करना, जैसे यहाँ पे आपका दिया था कि 2 से अधिक विमितियाएं हैं, आरेख कौशल के तर्क पे उनका 2 से अधिक विमितियाएं हैं, तो आपको बताना था कि कौन सी बुद्धि में आता है, तो आपका जो स्थानिक बुद्धि में आता है। और ये बुद्धि जो होता है अमूर्त तथ्यों के आधार पे कल्पना करता है, और स्थानिक बुद्धि यह जो कहलाता है, जैसे आपका ठेकेदार हो गए स्थानिक बुद्धि में आते हैं। और जो है आपका ये बुद्धि का जो है आपका क्वेश्चन, ये भी आपका सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के 8 बुद्धि सिद्धांत दिए हैं उसमें हैं, और आपका 8 में से किसी न किसी से आपका क्वेश्चन बनना तय है आपका। और यहाँ पे जो है जिससे अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनकी बुद्धि जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो आपको बताना होगा कि तर्क गणितीय बुद्धि होती है। और आपका शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि जैसे है आपका, या किसी एक्टर को दे दिया या फिर एथलेटिक हो गए उनको दे देगा, पूछेगा कि इनकी जो है बुद्धि कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि शारीरिक जो है गति संवेदनात्मक बुद्धि है। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन, कथन ए बच्चों को शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों में सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तर्क आपका यहाँ पे तर्क है, और कथन ए है, ए और आर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। आर
बच्चे में विकास के सभी आयाम एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है, यहाँ पे कथन है, आपको बताना है, उसका रीजन दिया गया है और आपका बताना है कि कौन सा जो है आपका यहाँ 4 विकल्प है, कौन सा सही है। कथन, आपको मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। कथन ए, बच्चों को शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। और आपका जो तर्क है, बच्चे में विकास के सभी आयाम एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। आपका यहाँ सही विकल्प चुनना है। आपका यहाँ 4 विकल्प है। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। आपको बताना है इसमें से कि आपका कौन सा आंसर राइट है। चलिए आप लोग इसको बताइए। आपका यहाँ पे कथन दिया गया है और आपका रीजन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों को शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ये आपका राइट है। ये बात सही है कि जो बच्चा का शारीरिक विकास होता है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। और आपका जो तर्क यहाँ पे दिया है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, ये भी आपका रीजन भी आपका सही है। इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। आपको बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। ऑप्शन बी, शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन सी, व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत। ऑप्शन डी, एकरूपता का सिद्धांत। आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है ऑप्शन सही है। और आपका यहाँ क्वेश्चन जो है ये है आपका कि जो विकास का यहाँ पे कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर जो है बाकी शरीर के हिस्सों में आगे बढ़ता है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, शीर्षगामी सिद्धांत। क्योंकि जो ये विकास है आपका यहाँ पे पूछा है सिर से शुरू होता है फिर जाके बाकी हिस्सों का विकास होता है। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है शीर्षगामी सिद्धांत। इसको हम इस विकास को सिर से पैर की ओर भी कहते हैं, ये इस विकास को कि सिर से पैर की ओर ये विकास होता है। और आपका यहाँ समीप दूराभिमुख जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है आपका केंद्र से शुरू भी और बाकी हिस्सों तक ये पहुँचता है। मतलब आपका जैसे कि केंद्र से शुरू होता है फिर बाद में बाकी हिस्सों का विकास होता है आपके। और आपका जो यहाँ पे 3rd ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। यहाँ पे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत जो है इसका जो विकास है हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और अलग अलग प्रकार से जो है विकास होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं। इसी वजह से जो है व्यक्ति जो होता है एक जैसे नहीं होते, उनकी विकास अलग अलग विकास होता है। और ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का होना इसमें जो है ज़रूरी है विकास के लिए, और जिसके वजह से जो है इनकी अलग अलग जो है विकास होता है। और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन डी है एकरूपता का सिद्धांत। यहाँ पे जो है
ये विकास जो है आपका एकरूपता का सिद्धांत का जो विकास है, ये विकास जो है हर जाति एक पैटर्न को ही फॉलो करता है और विकास जो है एकरूपता का सिद्धांत का पालन करता है। जैसे मानव जाति है तो मानव जो जाति का विकास का जो एकरूपता का सिद्धांत है ये आपका, जैसे कि मानव जाति में आपका यहाँ पे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान आपको हर मनुष्य में दिखेगा आपका, इसीलिए इसको जो है आपका एकरूपता का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस स्तर में है। आपको बताना है यहाँ पे कि जो नेहा है खुद को अपनी माँ के द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के खाने के लिए रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा जो है जो नैतिक विकास के किस स्तर पर है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, ऑप्शन बी सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर आपका ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास। यहाँ पे जो कोहलवर्ग है वो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिए हैं, नैतिक विकास का 3 सिद्धांत है, हर एक सिद्धांत का 2-2 आपका स्तर है उसमें, और आपका टोटल मिला के 6 है। और आपका यहाँ पे जो नेहा के द्वारा जो है माँ के द्वारा लाई गई मिठाई को मेहमानों के लिए खाने से उसे रोकती है, यह सोच जाएगी। कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस स्तर में। आपको बताना है कि नैतिक विकास का किस स्तर में है कोहलवर्ग के। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। आपका यहाँ जो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है वो है आपका ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थी में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे कि प्रभावशाली अधिगम के लिए, एक अच्छा अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। आपका यहाँ जो है 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए समालोचनात्मक सोच, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी कैसे सीखते हैं यह सिखाना। और आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, ताकि ऑप्शन जो है यहाँ पे ए और सी सही है, या फिर ए बी सी सही है, या फिर बी सी सही है, या फिर ए बी सी डी चारों सही है। आपको बताना है यहाँ पे प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, ऑप्शन डी कैसे सीखते हैं यह सीखना। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आपका चारों सही है। यहाँ पे समालोचनात्मक सोच भी जो है इसका भी जो है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में कौशलों का विकास करना चाहिए, सृजनात्मकता भी बच्चों में होना चाहिए, और समस्या समाधान भी होना चाहिए, कैसे सीखते हैं यह भी सीखना है। चलिए इसका जो है आपका 7 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन आपका डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
लेवाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? आपको बताना है कि लेवाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। ऑप्शन सी, बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है। और आपका यहाँ पे क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। या फिर ऑप्शन डी, उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। आपको यहाँ बताना है कि लेवाइगोत्स्की में निम्नलिखित में से किस कथन को मान्यता दिया है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। आपका ये जो है लेवाइगोत्स्की का जो है कथन को मान्यता देता है। और आपका जैसे इसका फोल्डिंग होता है, आपका पाड़ होता है, ढांचा जो होता है, ये जो होता है आपका टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, और ये अस्थायी सहायता होता है। और आपका जो यहाँ पे जेडपीडी होता है वो है आपका संभावित विकास होता है। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डैश डैश डैश, आपका यहाँ पे डॉट डॉट है, आपको बस यहाँ पे भरना है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, उसी ऑप्शन को आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आपको बताना है कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, परिपक्वता। ऑप्शन बी, पाड़। ऑप्शन सी, अनुकूलन। ऑप्शन डी, सामाजिकरण। आपका यहाँ जो है बताना है कि आनुवंशिकता जो है स्वयं के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, परिपक्वता जो है आपका आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। और आपका यहाँ जो अनुकूलन होता है, ये जो होता है अनुकूलन जो है वातावरण के प्रति ढालना जो है आपका वो अनुकूलन है। और आपका यहाँ पे सामाजिकरण जो है बच्चा में होता है, समाज से इंटरेक्ट करके जो बच्चा है सामाजिकरण जो है सीखता है। और आपका यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, एसिमिलेशन और एक्वामोडेशन। आपका है एसिमिलेशन जो होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, जो आपका एसिमिलेशन कहलाता है। और आपका जो एक्कोमोडेशन है आपका ये नए ज्ञान को मॉडिफाई कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। आपको यहाँ बताना है कि जो बच्चा है वो दिव्यांग है, शारीरिक गति उसमें विकलांगता है से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। ऑप्शन बी, बड़ी मुद्रण वाली किताबें। ऑप्शन सी, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी, स्पर्श सामग्री। यहाँ पे बच्चा है जो शारीरिक गति विकलांगता से जूझता विद्यार्थी है, तो उसको बताना है कि गतिशीलता जो है सहायक तकनीकी आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका व्हील चेयर,
पहिया कुर्सी आपका, जिसे आप पहिया कुर्सी कहते हैं, व्हील चेयर, जिसमें चक्का लगा होता है, वो अपना बैठ के हाथ से अपना चला के जा सकता है आप कहीं भी आपका। और आपका जो यहाँ पे बड़ी मुद्रण वाली किताबें हैं, क्योंकि सारी का क्षमता उसमें है, तो बड़ी मुद्रण वाली किताबों से तो उसके लिए जो है सहायक तकनीकी है नहीं। और आपका शब्द भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल ही यहाँ पे रॉन्ग है ऑप्शन। और आपका स्पर्श सामग्री भी आपका जो है ऑप्शन जो है राइट नहीं है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, व्हील चेयर पहिया कुर्सी। और आपका जो RPW जो है आपका RPWD एक्ट जो हुआ था 2016 में बना था, इसमें जो है आपका 21 प्रकार की दिव्यांगता को बताया गया है। आपका दिव्यांगता जो है आपका यहाँ पे 21 प्रकार का बताया गया है RPWD में। इक्कीस प्रकार का बताया गया। और जो आपका ये एक्ट आया था, ये आपका 2016 में आया था। RPWD जो एक्ट था वो आपका 2016 में आया था। उसमें जो है आपका 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है। और आपका इसके पहले जो आपका एक एक्ट आया था, वो जो एक्ट था आपका, वो एक्ट था PWD एक्ट था। और PWD एक्ट था, ये एक्ट जो है आपका आया था 1995 में आया था आपका, 1995 में आया था। और इसमें जो है आपका 7 प्रकार की विकलांगता बताया गया था। और जो आपका RPWD जो एक्ट है 2016 वाला, इसमें जो है बच्चों को प्रावधान किया गया है कि क्लास जो है उसका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। जो भी दिव्यांग बच्चा है उसका जो क्लास है आपका ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। उसमें कई प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। और उसी में आपका जो है 2016 वाला जो एक्ट आया था, RPWD एक्ट जो था, उसी में बच्चे को दिया गया था कि अगर उसे ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकेंड फ्लोर पे, तो उसे जाने आने के लिए लिफ्ट का प्रावधान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, आपको बताना है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। ऑप्शन ए, बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन। ऑप्शन बी, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, एक उदाहरण और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। ऑप्शन डी, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। आपका यहाँ पे जो बताना है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। कल मैं आप लोगों को जो था वो मैथ का जो पेडागॉजी पढ़ाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन मैं पढ़ाई थी। ऐसा ही था, वो दूसरा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपका यहाँ पे 4984 और आपका 4694 का जोड़ क्या है, वो आपका जो है विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। या फिर आपका जो ऑप्शन बी है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। और आपका जो ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। या फिर आपका जो ऑप्शन डी है, हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, यहाँ पूछा है। तो आपका जो विवेचनात्मक चिंतन है
इसको जो है आपका बढ़ावा देगा। ऑप्शन जो है आपका डी। हम जो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, ऑप्शन सी तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, ऑप्शन डी अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। सीखने की क्षमता वाले छात्रों को यहाँ बताना है कि कौन सा उचित समावेशन होना चाहिए। और आपका यहाँ जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है आपका मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये आपका जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ पे बोल रहा है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत जो है परीक्षण करना है, और आपका लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा, ये भी आपका जो ऑप्शन बी है वो भी आपका गलत है। और आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सी है तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, ये भी आपका जो है ऑप्शन आपका रॉन्ग है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ राइट है। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, मतलब कोई बच्चा जो है सीखने की क्षमता वाले छात्रों को जो है आपको बताना था कि इसमें से कौन सा उचित समावेशन है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन डी है, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। जैसे कि आप अगर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, एक जो बच्चा है वो पीछे बैठा है, उसको जो है या कोई लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर उसे जो है दिखाई नहीं दे रहा है, या कम दिखाई दे रहा है, या उसे समझ नहीं आ रहा है, या फिर बच्चा जो पीछे बैठा उसे सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो आप उसे आगे बैठा सकते हैं और आगे बैठा के उसे अपने जो है उसको बताएंगे कि हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, ये तरीके से सही है। तो उससे क्या होगा, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करने से जो है बच्चा के जो है वो अक्षमता जो थी उसमें सीखने की, उसको जो है हम दूर कर सकते हैं। चलिए, और जो है आपका लचीलापन जो है उसकी व्यवस्था जो है आपका लाना पड़ेगा हमें व्यवस्था में, ताकि बच्चे जो है आसानी से कोई भी चीज़ सीख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे किसको मतलब बढ़ावा मिले। आपको बताना था कि शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। सॉरी, यहाँ पे आपको जो है बताना है कि जिसमें किसको मतलब आपको बढ़ावा मिलेगा। आपका यहाँ जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी जेंडर भेदभाव, ऑप्शन सी जेंडर अनुरूपता, ऑप्शन डी जेंडर समता। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जेंडर समता। जेंडर समता जो है आपका, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे जेंडर समता को बढ़ावा मिले। आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका जेंडर समता, और एक आपका जो होता है समानता एक वर्ड होता है और एक आपका समता वर्ड होता है। और आपका जो समानता अर्थ होता है कि जो समानता वर्ड होता है उसमें जो होता है सभी को समान अवसर देना चाहिए, और जो अवसर देने पे जो है बच्चा लक्ष्य को नहीं पा पाता है। और आपका जो समता होता है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे योग्यता के अकॉर्डिंग अवसर दिया जाता है, जैसे कि आपकी योग्यता कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको अवसर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो होता है लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
और आपका यहाँ पे जो या आपका जो है C-टेट में क्वेश्चन जो है उसका फेवरेट क्वेश्चन है जैविक, जो है उस पर आपका पूछता है कि जो आपका जैविक संरचना होती है, आपका 4 ऑप्शन उसमें है, दे देगा अलग अलग ऑप्शन का। और जो आपका जो यहाँ पे पूछता है कि सेक्स मतलब क्या है, तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका, क्योंकि ये जो है आपका एक जैविक संरचना होता है और आपका जो जेंडर होता है वो एक जो है आपका सामाजिक संरचना माना जाता है। और आपका यहाँ पे चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 जो है आपका यहाँ पे है जो क्वेश्चन है इसका मैं यहाँ पे आपका बनाया गया है, ऑप्शन 4 दिया गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कोड दिया गया है, बनाया गया है और आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, ऑप्शन बी लचीला समूहीकरण, ऑप्शन सी बच्चे की स्वायत्तता, ऑप्शन डी बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। आपको बताना है कि एक प्रगतिशील कक्षा की कैसी विशेषता होनी चाहिए। शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए, ऑप्शन जो है आपका बी लचीला समूहीकरण होना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों की स्वायत्तता होना चाहिए, ऑप्शन डी बहुत सारी सामग्री का प्रावधान। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आपका जो है चारों ऑप्शन सही है। शिक्षक की गतिशीलता भी होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा में, लचीला सामूहिकरण भी होना चाहिए जिससे बच्चा है सीख सकता है आसानी से कोई चीज़, बच्चों को स्वायत्तता भी होना चाहिए, और आपका जो ऑप्शन डी है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान भी होना चाहिए। ये जो है आपका प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। और आपका यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, आज का जो है आपका सेकंड नंबर सीरीज का आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए आप लोग, और आप लोगों का कोई भी जो डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग के पास जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेस ग्रुप है स्टडी का, आप लोग उसमें जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो भी C-टेट की तैयारी करने वाले लोग हैं आप लोग जो है उनको ये बताएं एग्ज़ाम स्टडी हब चैनल को, इस पे जो है आपका जो तैयारी है अच्छे से होगी। और आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो तैयारी इस पर जो है आपका एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को रिपीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। और आप लोग जो है हर क्वेश्चन में जो आपको जो नहीं समझ में आता है या जो नहीं आ रहा है उसे आप लिख लीजिए और आप उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे जो आपको परीक्षा के टाइम में पढ़ने के लिए आपको बेनिफिट होगा और आपको लिखने से आपको याद भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।